हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भूकंप। भूकंप का इंग्लिश मीनिंग की अगर बात करें तो होता है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है आपका भूकंप। अब भूकंप के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप के उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, ये क्यों आता है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद से भूकंपीय जो जोन है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो है भूकंपीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि भूकंपीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, उसको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि जो भारत में भूकंपीय जोन क्षेत्र आते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ बात करूँगा। जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा उसमें भी बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा परिचय दे दूँगा। जैसे मैं मानूं कि 2010 में जो है कि भारत में 5 भूकंपीय क्षेत्र थे, लेकिन बाद में जो है कि 2010 के बाद से 4 कर दिए गए भारत में। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भूकंप का, कि भूकंप क्या है, तो समझिए, पृथ्वी पर आने वाले आकस्मिक कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर आने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भूकंप की उत्पत्ति जो है आपकी कहाँ होती है, कोर में होती है। कहाँ पे होती है, कोर में। यानी पृथ्वी में 3 लेयर पाई जाती है, ये आपका क्रस्ट, ये हिस्सा मेंटल और ये हिस्सा मैंने कहा कोर है। ये क्या है, कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। जब भूकंप में यहाँ से कोर से तरंगे निकलती हैं और ये तरंगे निकलकर जब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में टकराती हैं तो यहाँ पर आकस्मिक कंपन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। अब मैं बात करूँ कि जो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक, यानी कि एक आपका सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो नाम आता है आपका रीड का प्रत्यास्थता पश्चयन सिद्धांत। ये सिद्धांत आता है, क्या आता है, रीड का पश्चयन सिद्धांत। इसको पूछ सकता है पेपर में कि रीड का जो पश्चयन सिद्धांत है वह किसके लिए लागू होता है, ज्वालामुखी क्रिया के लिए, भूकंप क्रिया के लिए, या आपका प्लेट विवर्तनिक क्रिया के लिए। तो ये लागू होता है आपका भूकंप क्रिया के लिए, भूकंप क्रिया के लिए। इन्होंने कहा कि जब ये कोर है हमारा, कोर में क्या होता है कि कंपन होता है, कंपन की वजह से तनाव लगते हैं, तनाव बल लगता है और उस तनाव के कारण एक ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा कहाँ पहुँचती है, सीधे धरातल पे पहुँचती है। और जब ये धरातल पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे कंपन का आकस्मिक अनुभव किया जाता है, जिसके वजह से हमें पता लगता है कि यहाँ पे भूकंप आया है। और जो यहाँ से ऊर्जा निकल के प्रत्यास्थ ऊर्जा ऊपर जाती है, इसी को तरंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है। तो रीड का प्रत्यास्थ प्रश्चयन सिद्धांत आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूँ कि ये जो भूकंप है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जहाँ पे उत्पत्ति होती है भूकंप, जिस केंद्र से ये निकलती है, मान लीजिए कोर में किसी पॉइंट से ये निकलती है, क्या होती है, किसी बिंदु से ये निकलती है, उसे बोला जाता है भूकंप मूल। क्या बोला जाता है, भूकंप मूल। और यहाँ से निकल के ये धरातल के जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुँचती है उसे बोला जाता है ईपी सेंटर। क्या बोला जाता है, ईपी सेंटर। और इसको बोला जाता है फोकस। मूल को फोकस बोला जाता है और इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम भूकंपीय केंद्र। क्या बोलेंगे, भूकंपीय केंद्र, ठीक, या अधिक केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र, ठीक, ये दोनों नाम है, यानी भूकंपीय केंद्र या अधिकेंद्र। यानी भूकंप मूल से जो पॉइंट निकल के भूकंप की वेव्स जो निकलती है वो सीधे पृथ्वी के पहले जिस भाग पे पहुंचती है, पॉइंट पे पहुंचती है, उस पॉइंट को ईपी सेंटर बोला जाता है।
अब देखिए, अब मैं कहूँ कि भूकंप के अगर मैं बात करूँ तो भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है वह किस में किया जाता है? तो देखिए, भूकंप का जो अध्ययन करेंगे हम वो करते हैं सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको किससे मापा जाता है? तो तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो ये नापा जाता है आपका रिएक्टर स्केल पे। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। और इस रिएक्टर स्केल की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित होते हैं। और मैं बात करूं 0, 1, 2, 3 से लेकर आपके 9 तक इस पे अंक अंकित होते हैं। और प्रत्येक अगला नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस नंबर से 10 गुना होता है और इस नंबर से ये 10 गुना होता है। प्रत्येक अगला नंबर इस नंबर से 10 गुना होता है। यानी कि जो इसकी तीव्रता होगी उससे 10 गुनी तीव्रता की ये आएगा। उसके बाद से इसकी जो तीव्रता होगी उससे 10 गुना तीव्रता इसकी होगी। और इसकी बात करूं तो इससे, अगर इसकी बात करूं तो इससे 10 गुना तीव्रता किसकी होगी? इसकी होगी। तो रिएक्टर स्केल पे अगर मैं बात करूं तो 0 से लेकर 9 अंक तक अंकित होते हैं और प्रत्येक नंबर जो है कि अपने में जो है कि 10 गुना ज्यादा होता है। अब देखिए, अब मैं कहूं कि ये हमारे पास एक बिंदु है, ये हमारे पास एक बिंदु है, ये हमारे पास एक बिंदु है, ये हमारे पास एक बिंदु है। हमने इन बिंदुओं को क्या किया? मिला दिया, ठीक। और यहाँ पे एक बिंदु है। हमने कहा कि डिफरेंट स्थानों पे क्या है? डिफरेंट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। यानी कि डिफरेंट स्थानों पे आने वाले एक समान भूकंपीय तीव्रता को क्या कहते हैं? एक समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल क्या कहलाएगी? आइसोसिस्मल। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पे आने वाली समान भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, क्या होती है? मिलाने वाली जो रेखा होगी ये, वो क्या कहलाएगी? आपका आइसोसिस्मल कहलाएगी। अब मैं कहूँ कि ये एक स्थान है, ये है, ये एक स्थान है, ये है और ये है, ये है और ये है। हमने कहा यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पे आने वाली भूकंपीय तरंगों को, यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पे आने वाली भूकंपीय तरंगों को, यानी भिन्न भिन्न स्थानों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, भूकंपीय लाइन, वो आपकी कहलाएगी होमोसिस्मल। क्या कहलाएगी? होमोसिस्मल। यानी कि डिफरेंट स्थानों को मिलाने वाली भूकंपीय लाइन जो होगी आपकी क्या कहलाएगी? होमोसिस्मल। और एक समान भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली, एक समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे आइसोसिस्मल। ठीक, समझ गए इतनी चीजें? अब देखो, मैं बात कर रहा हूं कि भूकंप की जानकारी कब मिलती है पृथ्वी पर, इसका अनुमान लगाया जाता है। पहला, वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल में एक ऐसा गैस है जो नहीं पाया जाता है, लेकिन ये पृथ्वी के कोर से निकलती है। जब भूकंप आने वाले होते हैं तो वायुमंडल में, यानी कि इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि भूकंप आने वाला है। दूसरी बात, दूसरी तरीके क्या है? जैसे जब भूकंप आने वाला होगा तो जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली वगैरह, इनके जो बिहेवियर होता है उसमें बदलाव आने लगता है। जब इनके बिहेवियर में बदलाव आता है तो एक अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप क्या है? आपका आने का पूरा संभावना है। अब देखिए, आइए जानते हैं कि भूकंप का प्रमुख कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या है, तो उसको समझते हैं। भूकंप के प्रमुख कारण की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है आपका प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण। दूसरा है आपका
मानवीय कारण, मानवीय कारण, ये दोनों कारण प्रमुख हैं, लेकिन इसमें भी सर्वाधिक प्रमुख आपका प्राकृतिक कारण है जिसके वजह से भूकंप आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो पहला आता है आपका, क्या आएगा, प्लेटों के मध्य विवर्तन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लेट टेक्टोनिक होती है, प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया होती है जिसके वजह से जब दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, तो जिस स्थान पे टकराती हैं वहां पे एक ऊर्जा का विकास होता है और वह ऊर्जा जो है कि सीधे कहाँ पहुंचती है, पृथ्वी के क्रस्ट पे पहुंचती है। और पृथ्वी के क्रस्ट पे पहुंचते ही क्या होता है कि एक कंपन का आकस्मिक अनुभव किया जाता है जिसे भूकंप नाम दिया गया है। तो प्लेटों के मध्य जो है कि विवर्तन के कारण भी क्या होता है, आपकी भूकंप आती है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, इस पॉइंट पे दोनों आकर टकराई और जब टकराती है तो यहाँ से ऊर्जा निकलता है और ये ऊर्जा कहाँ निकलता है, ये सीधे पृथ्वी के यहाँ से यहाँ अंदर क्रियाएं होती हैं और पृथ्वी की ये धरातल पे पहुँच जाती हैं, क्रस्ट पे पहुँचती हैं, यानी जिसका अनुभव किया जाता है। दूसरा अगर इसी में बात करूं कि दूसरा क्या है, दूसरा आपका ज्वालामुखी विस्फोट है, ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी क्रिया की अगर मैं बात करूं तो ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो कोर से लावा निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लावा निकलते हैं और लावा निकलने के साथ साथ बहुत कंपन उत्पन्न होता है, बहुत एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके वजह से उस एनर्जी के कारण क्या होता है कि कंपन होता है और कंपन होने के साथ साथ जब कंपन होता है तो वहीं आपका जो है कि भूकंप का रूप ले लेता है। अब अगला बात करूं, अगला क्या कारण है, अगला आपका कारण है चट्टानों का असंतुलन, चट्टानों का संतुलन होना, चट्टानों संतुलन क्रिया, चट्टानों का संतुलन क्रिया। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं कि जो पर्वत पहाड़ होते हैं, पर्वत पहाड़ों में जो है कि कंप्रेशन या टेंशन लगने के कारण क्या होता है कि उनमें दबाव उत्पन्न होता है और जब दबाव उत्पन्न होता है तो वो टूटते हैं, क्या होते हैं, टूटते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आके जो है कि वो मिल जाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर मिलते हैं, फिर टूटते हैं, जैसे बल लगता है तो टूट जाते हैं, फिर जब बल हटता है तो जो है कि धीरे धीरे जो है कि उसको संतुलन कर लेते हैं और उस दौरान जो है कि ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और वो ऊर्जा कहाँ पहुँचती है, पृथ्वी के क्रस्ट की तरफ पहुँचती है और क्रस्ट पे जाके कंपन का रूप लेती हैं जिसे हम कहते हैं भूकंप। तो ये भी एक कारण है कि जो है कि भूकंप आता है। अब मैं बात करूं भूगर्भिक क्रिया, चौथा क्या है आपका, इसमें एक कारण है भूगर्भिक क्रिया द्वारा, यानी यहाँ पे क्रिया नहीं लिखेंगे, भूगर्भिक गैसों द्वारा लिख सकते हैं, भूगर्भिक गैसों द्वारा, यानी भूगर्भिक गैसों, यानी कि जो कोर है, कोर में यानी कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो गैसें क्या होती हैं कि जब आपस में मिलती हैं तो उनमें रिएक्शन होता है और जब रिएक्शन होता है तो उनके वजह से जो है कि एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी कहाँ पहुँचती है, तरंग के रूप में कहाँ पहुँचती है, पृथ्वी के धरातल पे पहुँचती है और वहाँ पे वो कंपन कराती हैं जिसे हम भूकंप का संज्ञा देते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है जो है कि भूकंप के उत्पत्ति के संबंध में। अब बात करें मानवीय कारण, मानवीय कारण में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए मानव के द्वारा जो प्रकृति में छेड़छाड़ की जाती है, यानी प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, उसी के कारण जो है कि आपका भूकंप आता है। अगर मैं बात करूं जो है कि परमाणु परीक्षण की, तो परमाणु परीक्षण के कारण भी क्या होता है, आपका भूकंप आता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण के कारण भी भूकंप आता है। उसके बाद से जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका रेलवे ट्रैक,
हवाई जहाज वगैरह जो भी हैं, जिनके वजह से जो है कि काफ़ी मात्रा में जो है कि प्राकृतिक को नुकसान होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका मानवीय कारण भूकंप के संबंध में आपका बिल्कुल राइट है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है जो है कि भूकंप के संबंध में। अब मैं बात करूं कि जो भूकंप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? भूकंप 3 प्रकार की होती हैं। जो भूकंप मूल से तरंगें निकल के पृथ्वी के सतह पे पहुंचती हैं, इन तरंगों को 3 भागों में बांट दिया गया है। यानी भूकंप को 3 भागों में बांट दिया गया है। उसको समझिए कौन कौन है। तो पहला आता है आपका प्राथमिक तरंगे, दूसरा आता है आपका द्वितीयक तरंगे, तीसरा आता है आपका जो है धरातलीय तरंगे। तो पहला क्या है आपका? ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का पहला है। इसमें अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे जिसको बोलते हैं पी वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट नेम लिख देता हूं इसका, पी वेव्स। दूसरा है द्वितीयक तरंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, जिसको एस वेव्स बोलते हैं। ठीक। तीसरा आता है आपका धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको एल वेव्स बोलते हैं। शॉर्ट नेम है इसका एल वेव्स। यानी कि प्राथमिक तरंगे जिसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, दूसरा है द्वितीयक तरंगे जिसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, तीसरा है धरातलीय तरंगे जिसको एल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। अब आइए एक एक करके समझते हैं प्राथमिक वेव्स के बारे में कि क्या है। तो देखिए प्राथमिक वेव्स की अगर मैं बात करूं, प्राथमिक वेव्स की, तो प्राथमिक वेव जो है कि आपकी पी वेव्स केवल और केवल कहाँ चलती हैं? तो ये चलती हैं आपकी ठोस में। कहाँ चलती हैं? ठोस में चलती हैं। यानी कि प्राइमरी वेव्स आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेंगी? ठोस में चलती हैं। ठीक। और ये किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। जब ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो ये ध्वनि की भांति चलेंगी। किसके भांति चलेंगी? ध्वनि की भांति, ध्वनि की भांति ये चलती हैं। किसके भांति चलती हैं? ध्वनि की भांति चलती हैं। तो ठोस में चलती हैं। तो ये बताइए कि ठोस की अगर मैं बात करूं तो क्रस्ट हमारा क्या है? ठोस है। और इनकी गति की अगर मैं बात करूं तो ध्वनि की भांति जब चलती हैं तो इनकी गति भी ध्वनि की भांति ही होगी। ठीक। क्लियर है इतनी? तो ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में ही चलती हैं। यानी ऊपरी हिस्से तो नहीं कह सकते, मतलब जो मेंटल वाला हिस्सा है उसमें चलती हैं। ठीक। और ये तरंगे जो हैं द्रव में आपकी लुप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं? द्रव में लुप्त हो जाती हैं। द्वितीयक तरंगे एस वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके द्रव प्लस ठोस दोनों में चलती हैं। किस में चलती हैं? द्रव और ठोस दोनों में चलती हैं। और इनकी बात करूं तो ये प्रकाश की भांति काम करती हैं। किसकी? प्रकाश की, प्रकाश तरंगों की भांति तरंगों की भांति चलती हैं। जब ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं तो इनका वेग भी प्रकाश के वेग के बराबर होगा करीब करीब। यानी कि जो सेकेंडरी वेव होता है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर है? आगे मैं बात करूं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो क्या होता है उसको समझिए। देखिए ये धरातल में चलती हैं। क्या चलती हैं? ये धरातल में चलती हैं और इनकी गति बहुत धीमी होती है। क्या होती है? गति इनकी धीमी होती है। इनकी गति धीमी होने के कारण ये पृथ्वी के जो है कि ऊपरी हिस्से यानी कि क्रस्ट में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? क्रस्ट पे चलती हैं। और क्रस्ट पे चलने के कारण ये है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। क्या होती हैं?
सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। यानी कि पृथ्वी के जो है कि ऊपरी हिस्से में चलती हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, यानी कि सर्वाधिक ये विनाश करती हैं। मानवीय क्षति सर्वाधिक इसी के कारण होता है, यानी कि ये तरंगें जो सेकेंडरी वेव है वो कहाँ चलती हैं, ठोस और द्रव में चलती हैं। ये तरंगें कहाँ चलती है, केवल ठोस में चलती हैं। तो जब ठोस में चलती हैं तो इसकी गति ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी, फिर इसकी जो है कि सबसे धीमी होती है। ठीक, बताइए इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट है हमारा, उस पर बात करते हैं। तो अब अगर बात करें कि जो भूकंप की अगर मैं बात कर रहा था, तो भूकंप के जो आपके मैं बात करूं कि भूकंप के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो भूकंप के प्रकार जो है कि 3 प्रकार के मैंने बता दिया था। लेकिन कुछ आपके जैसे मान लीजिए कि सामान्य भूकंप की अगर मैं बात करूं कि सामान्य भूकंप कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलते हैं, इनकी तरंगे कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो सामान्य भूकंप होती है ये 0 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। उसके बाद से मध्यम भूकंप की अगर मैं बात करूं, मध्यम भूकंप की, तो मध्यम भूकंप आपका जो है कि 25 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करूं और आपका आता है पतालीय भूकंप, पतालीय भूकंप की, तो ये 250 से आपका 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब मैं बात किया था कि जो भूकंप पेटियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, कि जो भूकंप क्षेत्र ये इलाके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, और इस पेटी में जो है कि सर्वाधिक भूकंप आता है, जिसमें 63% हिस्सा जो है कि भूकंप को कवर करता है, यानी 63% हिस्सा जो है भूकंप का प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। उसके बाद से बात करूं मध्यम महाद्वीपीय पेटी की, तो इस पेटी में जो है कि आपका 21% भूकंप आता है। ठीक, उसके बाद से मध्य अटलांटिक पेटी की अगर मैं बात करूं, और उसके बाद से कुछ अन्य क्षेत्र में भी आते हैं, तो उन सबको मिला के जो है कि आपका 100% हो जाता है। यानी देख लीजिए 3 और 1 आपका 4 और 6 और 8, 6 और 2 8 हो गया, यानी 84% तो सर्वाधिक यही दोनों में आ गया, बाकी बचे इसमें और आपके अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं। अब देखिए कि जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से। देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्षेत्र आपका जो है कि ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका, और इधर मैं बात करूं तो ये आपका रूस वाला क्षेत्र है, और इसके नीचे भारत भी है। क्या है, इसके नीचे भारत। उसके बाद से इधर पूर्वी प्रशांत है। क्या है, पूर्वी प्रशांत, सॉरी इसको पश्चिमी प्रशांत बोलते हैं, पश्चिमी प्रशांत। और ये है आपका इधर की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्वी प्रशांत, पूर्वी प्रशांत। अगर पश्चिमी प्रशांत की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी प्रशांत के देखिए कि जो इधर से यहां से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है और इधर प्रशांतीय प्लेट है, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, अभिसरण होती हैं। अभिसरण का मतलब ये है कि इनके बीच टकराव होता है, जिसके वजह से इस क्षेत्र में जो है कि सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जैसे इधर जो क्षेत्र पड़ते हैं आपके जापान फिलीपींस की बात करूं, ये वाले क्षेत्र जो है कि सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र हैं। अगर मैं बात करूं इसी प्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी फिलीपींस के पास एक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रशांत महासागर में, रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र, ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के इधर चारों तरफ जो है कि भूकंप आते रहते हैं। क्या होते हैं, भूकंप आते रहते हैं। इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के चारों तरफ क्या होते हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो ये आपके यूरेशियन प्लेट और प्रशांतीय प्लेट की वजह से जो है कि इधर भूकंप आते रहते हैं। तो ये था छोटा सा एक फिगर के माध्यम से समझाया हमने।
उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि भारत में सर्वाधिक भूकंप जो है कि कहाँ आता है, तो भारत में जो हिमालयी क्षेत्र हैं उधर जो है कि सर्वाधिक भूकंप आता है। यानी कि अगर विश्व में भी बात करें तो आपका जो है कि इधर तो जो प्रशांत महासागरीय पेटीएम में 63% आता है सर्वाधिक, लेकिन अगर भारतीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो आपके जो हिमालय क्षेत्र आते हैं इसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे मैं बात करूं कि भारत में जो भूकंप के जोन हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 जोन हैं। 2010 से पहले क्या था कि 5 थे, लेकिन अब जो है कि 4 हो गए हैं। 6, 7, 2, 3, 4, 5 ये क्षेत्र हैं। इसमें 6 आता है, इसमें 7 आता है, इसमें 8 और इसमें 9। यानी कि जो आपका जो 2 है, जो भूकंपीय क्षेत्र जोन 2 है और ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ये जोन है। और इस जोन में कितने कितने तीव्रता की भूकंप आती है, तो एक में आती है 6 की, 2 वाले में 6 की आती है, 3 वाले में आपकी जो है कि 7 की, और 4 वाले में 8 की, और 5 वाले में 9 तीव्रता की भूकंप आती है। तो ये था आज का भूकंप का एक परिचय। कल हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में, और ज्वालामुखी से जितने भी डिटेल्स होंगे वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे जो है कि बने रहें और इसका पूरा लुत्फ उठाएं। तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।